नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत का सवाल। और भारत के सवाल में आज बात महाराष्ट्र की करेंगे। एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एनसीपी शरद गुट के नेताओं की 20 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी से मुलाकात है। इससे पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान पवार और पीएम की पहली मुलाकात 22 जुलाई को हुई थी। संकेत इस मुलाकात ने भी दे दिए थे और इस बैठक में शरद पवार, सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। बार बार एनसीपी शरद गुट के नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या एनसीपी शरद गुट एनडीए में शामिल होगा? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही क्या परिसीमन और एफसीआरए बिल पर एनसीपी शरद गुट का सरकार को साथ मिलेगा? क्योंकि इसमें पिक्चर अभी उलझी हुई है। हालांकि सुप्रिया सुले का यह कहना है कि मुलाकात महाराष्ट्र की विकास की योजनाओं को लेकर थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नई सियासी बिसात बिछती नजर आ रही है। एक तरफ प्रशांत किशोर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के साथ में मेल मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और बीजेपी के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही है। शरद पवार के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से संसद भवन में मुलाकात की है, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। क्योंकि इससे पहले 22 जुलाई को भी शरद पवार और सुप्रिया सुले पीएम मोदी से मिल चुके हैं। अब एनसीपी शरद पवार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्र सरकार एफसीआरए और परिसीमन बिल लेकर आ रही है। हालांकि सुप्रिया सुले का ये कहना है कि ये मुलाकात महाराष्ट्र के विकास योजनाओं को लेकर थी। साथ ही ये भी साफ किया है कि उनकी पार्टी एफसीआरए बिल का विरोध करेगी। की एफसीआरएचं जे बिल आहे ते आत्ताच्या ज्या फॉर्ममध्ये आहे त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांचा विरोध आहे। एनसीपी शरद गुट ने फिलहाल तो एफसीआरए बिल के मौजूदा मसौदे को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि इस विधेयक को वापस किया जाए और इसके संसद की संयुक्त कमेटी को सौंपा जाए। वहीं इस मुलाकात को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हर कोई कयास लगा रहा है कि शरद गुट महाराष्ट्र में कोई खेल कर सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने इस मुलाकात पर कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर शरद पवार के सांसद पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर मोदी जी को शरद पवार जी के पार्टी के सांसद मिल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको लगता है कि और प्रगति हमारे महाराष्ट्र की होनी चाहिए, तो उसके लिए मिलना कोई बुरी बात तो नहीं है। कि महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर जाकर मोदी जी को मिलते हैं, विनती करते हैं और जो आप लोग सोच रहे हैं अगर वो हो जाता है तो महाराष्ट्र की और उनके क्षेत्र की नसीब होगी। वहीं परिसीमन पर सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि अगर 50% सीटें सभी राज्यों में बढ़ाई जाती हैं तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इस संदर्भ में बिना इंडिया अलायंस में चर्चा हुए वो अकेले कोई फैसला नहीं करेंगी। वहीं बीते कुछ महीनों से ये चर्चा है कि एनसीपी शरद गुट महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर महायुति का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल शरद पवार गुट के सांसदों की पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या परिसीमन बिल को पास कराने में एनसीपी शरद गुट का सरकार को साथ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? क्या उन्होंने संकेत इसको लेकर दे दिए हैं? इस पर बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान खास जुड़ चुके हैं। तुलसीदास भोइटे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा रवि तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले तो रवि जी और तुलसीदास जी, आपका बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। सबसे पहले तुलसीदास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यही सवाल है कि महाराष्ट्र के चाणक्य ने क्या संकेत दे दिए हैं कि अब खेल करेंगे और पवार अपनी पावर बढ़ाने के लिए तैयार हैं? देखिए, शरद पवार को पावर का पर्यायवाची कहे जाए उनके सरनेम को तो गलत नहीं होगा। उनकी
पवार नीति जो होती है वो पावर नीति असल में होती है, भले वो विरोध में क्यों न रहे। एक कोई देखिए ना, पिछले 25 दिनों में 4 बार शरद पवार या उनकी कन्या या उनके सांसदों का मिलना, चौथी बार है ये 25 दिनों में। एक कोई ऐसे ही नहीं है ना। जब शरद पवार और सुप्रिया जी मिली थी तब माहौल क्या था? जंतर मंतर पे पूरा जैन जी का आक्रोश उसके चरम पे था जी। तब जाके वो विपक्ष में होने के बावजूद मोदी जी को मिले। अभी भी जो कारण बताए गए हैं वो कारण जो आधिकारिक तौर पे बताए गए हैं, हालांकि राजनीति आधिकारिक तौर पे जो बताया जाता है उससे विपरीत होती है, और खासकर जब पवार नीति की बात करें तो और भी ज्यादा अलग ही होती है। महाराष्ट्र में मशहूर है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कभी बताते नहीं है। वैसे राजनीति में चलता है, लेकिन शरद पवार जी के साथ ज्यादा है ये। उसमें उनके अपने साथी जो है उसमें से रोहित पवार उनके अपने परिवार से जुड़े हुए, वो तो साफ तौर पे इस भूमिका के खिलाफ बात करते नजर आते हैं। लेकिन सुप्रिया जी का जो रुख था उसकी अगर बात करें तो पता चलता है कि उतनी वो खिलाफ नहीं है जितनी रोहित पवार तीखी बात करते। बिल्कुल। शरद पवार का क्या करना है? देखिए, सुप्रिया जी ने कल बातें बताई थी, उसमें मिलने में क्या गलत है? कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, मिलना है सांसदों को करके, हमने समय लिया, बता दिया, अच्छी बात है। लेकिन उनके बातों में आगे जाकर जब शिवसेना का सवाल आया तो उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए एक बताया कि देखिए, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे ने स्थापित की थी, उनके बेटे की है, उद्धव ठाकरे के वगैरह वगैरह वगैरह। लोगों को अच्छा लगा कि वाह, विपक्ष के नेता के तौर पे यही बात होनी चाहिए। लेकिन आगे जाकर एनसीपी के बारे में भी उनका वही रुख, क्योंकि देखिए जो शिवसेना वाले मामले में होगा वही एनसीपी वाले मामले में होगा, क्योंकि 2022 में जो हुआ वही 23 में हुआ। क्या इस मीटिंग से, 8 सांसदों के मीटिंग से शरद पवार फिर एक बार अपनी पार्टी को हथियाने की चाहत रखते हैं और उसके लिए कुछ समझौते किए जाए तो उसमें वो कुछ गलत नहीं मानते? ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपका सीधा सीधा मैसेज वही है कि यहां पर अजीत गुट को साधने की कोशिश है, सुनेत्रा पवार को एक मैसेज देने की कोशिश है। इसको बेहतर तरीके से समझूंगा मैं। रवि जी, 2 चीजें, एक तो है क्या ये एनडीए का फॉर्मूला है कि खुद को मजबूत करना है संसद में और इसीलिए इस तरीके का गेम चाहिए, या ये गेम वाकई में शरद पवार की तरफ से खेला जा रहा है? देखिए सूर्या, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि राजनीतिक मुलाकातों के लिए जो बातें बताई जाती हैं असल में वो होती नहीं। मेरे मित्र तुलसीदास भोटे ने जो कहा कि सच में शरद पवार को साधना जो है एक बड़ा मुश्किल सा काम है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड लीडर रहे हैं वो महाराष्ट्र के। अगर आपको याद होगा, जब देवेंद्र फडणवीस ने मॉर्निंग में 5 बजे ओथ ली थी, शपथ ली थी, उस वक्त में अजीत पवार उनके साथ गए थे। तो कैसे राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और इसके बाद नई सरकार बने जब उद्धव ठाकरे बने। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि शरद पवार को गेस करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। एक सबसे जरूरी चीज है जो आप देखेंगे वो ये है कि अपने जीते जी शरद पवार कम से कम बीजेपी और उस दक्षिणपंथी पार्टियों के माइंडसेट में कभी अपने आप को फिट नहीं कर पाए। वो समाजवाद के आंदोलन से निकले रहे हैं, यानी समाजवाद में उनका कोर वो रहा है। तो सीधे पवार तो नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं सुप्रिया फूले को लेकर जमीन तैयार की जा रही है। दिल्ली में एक जमीन तैयार की जा रही है। पार्टी अभी 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर वैसे कहा जाए तो शरद पवार का गुट जो है महाराष्ट्र में कमजोर है। तो जो ये 8 लोग मिले हैं, पहली चीज तो उन क्षेत्रीय क्षत्रपों की सत्ता को बचाने की भी कोशिश है। दूसरी ये है कि 2-3 बिल है, जैसे एक तो खासकर पश्चिम महाराष्ट्र के लिए बड़ा मायने रखता है, वो है सहकारिता का बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाने जा रही है। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पार्टी अपने वर्चस्व को खोना नहीं चाहती है। एक चीज देखना होगा कि ये मुलाकात बार बार हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विन-विन। रवि जी, आपने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि खुद को शरद पवार ये मानकर चल रहे हैं कि अब दिल्ली में मजबूत होना है आने वाले वक्त में, अगर खुद के गुट को मजबूत करना है। 2 ऑप्शन है शरद पवार के पास, या तो खुद पहले अपनी पार्टी को मजबूत करें, सुनेत्रा पवार को साथ लें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे चलें। और जिसको लेकर संकेत तो मिल रहे हैं, क्योंकि 2 बार मुलाकातें
बातचीत होती है और उसके बाद सुप्रिया सुले से बातचीत होती है। भले सुप्रिया सुले ने कहा कि नहीं, सांसदों को बजट नहीं मिल रहा था, हमने औपचारिक समय मांगा और इसीलिए ये समय दिया गया कि नहीं, सांसदों की जितनी समस्याएं हैं, महाराष्ट्र का विकास जिस तरीके से रुका है, इसी पर हमने बातचीत की है पीएम मोदी से। तो ये उलझी हुई पिक्चर क्या है? ये पिक्चर या तो समझ नहीं पा रहे हैं एनडीए के नेता, या तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अब खेला हम करेंगे, या वाकई में शरद पवार ने ठान लिया है कि बस इंतजार कीजिए, खेल तो शुरू हो गया है। देखिए, दो मुद्दे आपको थोड़े से देखने होंगे। पहली चीज तो इस मुलाकात में एक तो रहा है, जैसे मैंने कहा कि परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दूसरी चीज रही है इस बार सहकारिता को लेकर। तीसरी, बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर पहले भी एक और खबर आई है कि करीब 3 से 4 बड़े जो महाराष्ट्र के समाजवाद आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उन्हें भारत रत्न दिए जाने को लेकर सांसदों ने बात की है प्राइम मिनिस्टर ने उस पे अपने कहा है कि वो देखेंगे, यानी एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। ये 3 चीजें हैं जहां पे आपको ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं एक मजबूत जमीन भी तलाशी जा रही है। एक चीज आपको और देखनी होगी कि पवार गुट में वैसा, यानी एनसीपी में चाहे शरद पवार की बात करें या फिर सुनेत्रा पवार की बात करें, सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा आप देख रहे हैं। एनसीपी में जो अजीत पवार गुट है, वो अपनी अब मजबूत स्थिति को और मजबूत करने के लिए पिछले दिनों जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ उनकी घर में एक मुलाकात हुई, नई स्ट्रेटेजी को लेकर बहुत सारी चीजों की बातचीत हुई है, तो इन सब चीजों को भी आपको देखना होगा। हाँ, जिस तरह से अभी शाहू जी महाराज से लेकर कई लोगों के नाम अभी उनके सांसदों ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, इस तरह की बातें हुई हैं इस पूरी मीटिंग में। 30 मिनट की मीटिंग रही है, तो आपको ये देखना होगा कि किन किन चीजों को लेकर बेनिफिट की जा रही है। पहले से महाराष्ट्र के जो राजनीतिक गलियारे में मेरे दोस्त तुलसीदास भोटे भी ये जरूर कहेंगे कि ये माना जा रहा था कि अजीत पवार गुट जो है वो स्टेट देखेगा और सुप्रिया सुले के कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र की स्थिति में मजबूत स्थिति के लिए और शरद पवार साहब तैयार कर रहे हैं। तो क्या वो ये बैठक उसके लिए भी है? मना नहीं किया जा सकता। यह है कि शरद पवार को गेस करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, वो कब ठीक है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और यही बात का जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत पहले कर चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा को शायद शरद पवार से अच्छा कोई बड़ा नेता नहीं समझ सकता है। तुलसीदास भोटे साहब, मैं आपसे समझने की यहां पर कोशिश करूंगा। 2 चीजें हैं। पहले तो एफसीआरए को लेकर सुप्रिया सुले ने साफ कह दिया है कि यहां पर जिस तरीके से आपने ड्राफ्ट को पेश किया है उससे हम सहमत नहीं है और हम किसी भी कीमत पर समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप जो सीटों को लेकर बात कर रहे हैं कि अगर राज्य में आप सीटें बढ़ाएंगे तो हम साथ हैं। सुप्रिया सुले का ये मैसेज क्या कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए को? देखिए, सुप्रिया सुले जी का जो मैसेज है वो फिर एक बार कहूंगा कि वो पवार नीति को साफ कर देता है, क्योंकि उन्होंने एफसीआर के बारे में भी जो बात की है ना, पवार साहब की एक विशेषता है, वो सीधे से खारिज कभी नहीं करते। सुप्रिया जी ने भी कहा है कि जो स्थिति में अभी बिल है उस स्थिति में हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है उन्होंने वहां पे समझौते का रास्ता छोड़ा हुआ है, जो कि पवार नीति का अहम हिस्सा माना जाता है। अब देखिए, इसमें और एक बात है, उन्होंने जो 4 मुलाकातों का मैंने जिक्र किया पिछले 25 दिनों में, उसमें से 2 मुलाकातें सुप्रिया जी ने अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उनसे की। उसमें एक बार उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों के और कुछ बाकी प्रादेशिक दलों के बातें हैं पुनर्सीमन के बारे में, उस बारे में बात करनी है। भाई, किसी से अधिकार भी तो होना चाहिए उस तरह का, लेकिन उन्होंने वो बात ऑन कैमरा कह दी। उसके बाद द्रमुक से मेरी डीएमके से बात चल रही है, ठाकरे की शिवसेना से बात चल रही है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे की पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए, जिन लोगों को संविधान और जनतंत्र से प्यार है वो इस लड़ाई में साथ रहेंगे। उससे साफ संकेत तक इस मुद्दे पे उनका रुख क्या है। रोहित पवार की बातों में एक जिक्र आता है कि देखिए 17 अगस्त तक क्या क्या होता है और पुनर्सीमन के मामले में कौन से दल साथ में रहते, कौन से चले जाते हैं। ये सारी बातों को आप मिला दोगे तो देखिए 2-3 बातें दिखती है इसमें कि आगे जी सत्ता की राजनीति में सुप्रिया सुले का अस्तित्व तैयार हो जाए, एक एजेंडा ये दिखता है। ठीक है तुलसीदास जी, बिल्कुल तुलसीदास जी मैं लौटूंगा। रवि जी, एक इसी के साथ आप सवाल मेरा सुनिएगा कि क्या ये फील्डिंग पूरी शरद पवार सुप्रिया सुले के लिए ही लगा रहे हैं कि पूरी फील्डिंग तैयार कर दीजिए और गेंदबाज आएंगे, बैट्समैन आएंगे और बेहतर तरीके से सेट कर दिया जाएगा सुप्रिया सुले जी को? देखिए, ये एक कोशिश है, लेकिन आप देखिए ये फील्डिंग जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि शरद पवार लगा रहे हैं,
इतनी ही फील्डिंग और इस पे नजर लगा के बैठी हुई है बीजेपी भी। पश्चिम महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के वैसे पावर सेक्टर का बहुत की पॉइंट रहा है, जहां पे सत्ता हमेशा संचालित की जाती रही पूरे महाराष्ट्र में। अगर वहां पे एक तो अजीत पवार गुट पे बीजेपी की करीबी और सत्ता में शामिल भागीदारी दिखी रही है, अगर शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले और उनके 8 सांसद, ये 8 सांसद ऐसा नहीं है कि ये बड़े अरे गहरे हैं, ये सबके सब बड़ा अपना वजूद रखते हैं, वर्चस्व है उनका। तो आप उनको भी आपको देखना होगा, मैप करना होगा। तो अगर वो साथ में आते हैं तो कांग्रेस का नुकसान बहुत बड़ा होगा। सर नुकसान क्या है? यहाँ तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। डीएमके वहां अलग संकेत दे रहे हैं, यहाँ पर तमाम दूसरे दल अलग दे रहे हैं। ये तो खेला होगा, वही एनडीए का खेला होगा जो महाराष्ट्र में कई बार हो गया। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस को पश्चिम भारत से अगर आप देखेंगे तो एनसीपी और शरद पवार के नाम का बड़ा सपोर्ट मिलता रहा है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता रहे हैं देश की राजनीति में और पश्चिम भारत की उस पर उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी पेंडुलम किस तरफ घूमेगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मुठ करवट किस करवट बैठना है अभी पता नहीं है। ये जरूर है कि सुप्रिया सुले के लिए जमीन तैयार की जा रही, जो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में पिछले 2-3 सालों से बातें चलती रही कि वो केंद्र में रहेंगी और अजीत पवार फैमिली जो है वो महाराष्ट्र में रहेगी। तो वो कहीं उसकी बैकग्राउंड तैयार की जा रही है एनसीपी की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जाल में कुछ ज्यादा सफलता की तरफ जा रही है। आपको ये देखना होगा। ये जाहिर सी बात है सूर्या कि राजनीतिक मीटिंगों में जो बातें कही जाती हैं उसका मकसद वो नहीं होता, जो नहीं कही जाती उसका मकसद वो होता है। तो आपको इसे आने वाले भावी राजनीतिक गतिविधियों के नजरिए से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि जो चीजें कही जा रही हैं मुद्दा सिर्फ वही है। ठीक है तुलसीदास जी, सुनेत्रा पवार की तरफ से क्या संकेत दिए गए मोदी सरकार को? क्योंकि अजीत पवार का जब निधन हुआ था तो बातचीतें चल रही थी कि बहुत जल्दी मर्जर होगा, दोनों गुट आपस में बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और एक साथ एक मंच पर आएंगे। क्या सुनेत्रा पवार की तरफ से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं शरद पवार को, या शरद पवार की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं सुनेत्रा पवार को कि साथ आना है, बस थोड़ा पिक्चर को उलझा के रखिए और आने वाले वक्त में पूरी पिक्चर हम ही साफ करेंगे? देखिए, सुनेत्रा पवार की अगर बात चले तो कभी भी शरद पवार जी के दल के साथ वो मर्जर करना पसंद नहीं करेगी। उनके अब तक का ये रहा है। लेकिन अब देखिए, इसमें एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को जरूरत किसकी? क्या महाराष्ट्र में उनको विधायकों की आवश्यकता है? ना उनको शिंदे के विधायकों की आवश्यकता है, ना उनको सुनेत्रा पवार के विधायकों की आवश्यकता है। हालांकि दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में अल्पमत पे 240 पे पहुंची भाजपा को निहायत जरूरी है सांसदों की, लोकसभा सांसदों की। और शरद पवार के पास एनसीपी अजित पवार गुट के तुलना में 7 एमपी ज्यादा है, 7 सांसद ज्यादा है। उनके पास 1 है, इनके पास 8 है। जाहिर सी बात है, शरद पवार की मुलाकातें और मोदी जी द्वारा उनकी प्रशंसा किए जाना, उनको ज्यादा महत्व दिया जाना, 4-4 मुलाकातें के लिए भाजपा नेताओं द्वारा मोदी जी हो या नंबर 2 पद पे आसिम शाह जी हो, उनके द्वारा समय दिया जाना, उसकी वजह 8 सांसद है। देखिए, यही बात ठाकरे के साथ थी, लेकिन वहां पे फूट पाड़ के उन्होंने वो काम कर दिया, क्योंकि ठाकरे के साथ कोई समझौता मोदी या शाह नहीं करना चाहते। सर, अजीत पवार रातों रात डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं। वही सुप्रिया सुले ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अजीत पवार मेरे भाई ऐसा करने जा रहे हैं। शरद पवार भी कहते हैं तो क्या हो गया? वही अजीत गुट ने किस तरीके से खेला किया था शरद पवार के साथ, आपको याद होगा। रातों रात कोई डिप्टी सीएम बन जाता है एक परिवार से और किसी को भनक नहीं लगती। उसकी वजह थी 2019 में जो मविया का गठन हुआ था, उसके शिल्पकार के तौर पे शरद पवार को देखा जाता था, जिन्होंने पहली बार 2014 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 के बाद समूचे देश में महाराष्ट्र अकेला राज्य था जहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता, नंबर 1 की पार्टी, 100 से ज्यादा विधायक होने के बावजूद सत्ता से वंचित रहना पड़ा था। सत्ता में आए, 72 घंटे में आए और शर्मनाक तरीके से उनको इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के बाहर होना पड़ा था। हाँ, इस स्थिति में उस समय अजित पवार को तोड़कर शरद पवार की पार्टी को, शरद पवार के चाणक्य वाली प्रतिमा को वहां पे धक्का देने के अलावा भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अभी की बात ध्यान में रखिए, अभी अजित पवार बिना की अजित पवार की पार्टी है। अभी उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो
जिस मराठा कम्युनिटी के नाम पे शरद पवार भले ही आधिकारिक तौर पे न माने, लेकिन उनकी राजनीति चलती है, उस कम्युनिटी को साधने के लिए भी शरद पवार, अजित पवार गुट के पास कोई चेहरा बचा नहीं है अब अजित पवार के जाने के बाद। उस स्थिति बहुत में महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया है, क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने भी ये कहा था कि एक बहुत बड़ा नुकसान है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि शरद गुट के जितने नेता थे वो अजीत पवार से बहुत ज़्यादा संपर्क रखते थे। लेकिन एक आखिरी सवाल रवि जी, मुझे ये समझा दीजिए कि क्या एनडीए और मोदी सरकार ही मानकर चल रही है कि अब सुनेत्रा पवार के साथ अगर बीजेपी को आगे बढ़ना है तो एक और बड़ा नेता चाहिए, और वो बड़ा नेता सुप्रिया सुले के अलावा कोई हो नहीं सकता एनडीए के लिए? देखिए सूर्या, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी जैसे मेरे मित्र भूटी जी ने कहा कि अभी उनको सांसदों की जरूरत है। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि वो अजीत पवार की सीट अब खाली है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वहां पर मजबूत नहीं है कोई। खुद सुनेत्रा पवार का गुट भी ये मानकर चल रहा है कि हमारे पास बड़ा नेता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ठीक बीच है। में जिस तरह से पवार परिवार के बीच में पार्टी को लेकर मर्जर की बातें चल रही थी, वो मर्जर हो चुकी होती। ठीक अभी है, भी सुनेत्रा बिल्कुल आपने पर- तस्वीर साफ करने की कोशिश की है कि अगर शायद आज अजीत पवार होते तो बहुत बेहतर तरीके की तस्वीर होती शरद गुट के साथ अजीत गुट की। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि शरद गुट ने बहुत अलग तरीके के संकेत दे दिए हैं, और संकेत ये दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर बातचीत करना, बार बार मुलाकात करना, और इसका सीधा असर महागठबंधन और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों पर पड़ना लगभग तय है। फिलहाल भारत का सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।